कृतज्ञता को यह भी कहा जा सकता है ना, कि मानव अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को कृतज्ञता की सीढ़ियों से चढ़ के जाता है ना। यदि कोई मानव कृतज्ञ नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ, एहसान फरामोश, है ना। कृतज्ञ एक गाली है। कैसा काम करता है? यदि मैं कृतज्ञता को फील कर पाता हूं तो मेरी जिंदगी में कितने लोगों का योगदान है मैं उसको महसूस कर पाता हूं, उसी का नाम कृतज्ञता है। मेरी जिंदगी में इतने लोगों का योगदान है और जो उसकी खुशी है, तो मैं भी किन्हीं लोगों की ज़िंदगी में उस योगदान को देके उस खुशी को पा सकूं। इस तरह से आदमी अपनी ज़िंदगी में और बेहतर और बेहतर और बेहतर ऊंचाइयों को छू पाता है। तो मानव का व्यवस्था में जीना और व्यवस्था में भागीदार होना, इसलिए एक सूत्र है, कृतज्ञता से मानव का समूचा व्यवहार नियंत्रित है। कृतज्ञता से मानव का समूचा व्यवहार नियंत्रित है। समूचा मीन्स टोटल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना, एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड और इज बेस्ड ऑन द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता से संचालित है ना। मानव का समूचा व्यवहार कृतज्ञता से नियंत्रित है, प्रभावित है ना। तो यदि मुझको लगता है कि माँ बाप का मेरी ज़िंदगी में कोई योगदान है तो उनके प्रति मेरा भाव, गुरु का मेरी ज़िंदगी में कोई योगदान है उसके प्रति मेरा भाव, और नहीं तो फिर जो है सो है ही है। गौरव, यहाँ मेरे लिए, मानव के लिए, यहाँ मानव जाति के लिए, मानव जाति के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए जिन लोगों के प्रति मेरी स्वीकृति है कि उन्होंने योगदान दिया है, उनके प्रति मैं गौरव करता हूँ। ह्यूमैनिटी एज ए होल, मानव जाति में घर से लेके बाहर तक की पूरी दुनिया आ जाती है, राइट? जैसे जिन लोगों को लगता है कि गांधी जी ने देश के लिए कुछ बेहतर किया है, वो गांधी जी के लिए गौरव करते हैं। जिनको लगता है कि इन्होंने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, वो कुछ और वैसा नहीं कर पाते। विशेष मेरे लिए कुछ ना करके पूरी मानव जाति के लिए। हाँ, सभी मेरे लिए करेंगे ऐसा जरूरी नहीं। और कृतज्ञता में मेरे लिए आ गया जी, ऐसा ही आत्मगौरव अहंकार हो जाएगा। है। आत्मगौरव जिसको कहते हैं, तो अहंकार, आत्मगौरव स्वयं के योगदान के अर्थ में, अपना जो योगदान, वो शब्द ही यूज कर रहे हैं। प्राइड जिसको बोलते हैं, प्राइड वही सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, एस्टीम, एस्टीम। वो एक गौरव का प्रकार नहीं है? है जैसे बोलते हैं आत्म गौरव, जो गौरव हम यहाँ पे गौरव की बात कर रहे हैं मानव जाति के लिए, तो जो आत्म गौरव है वो मेरे लिए ठीक है, शब्द है, यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, श्रद्धा, 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 विश्वास नहीं है, श्रद्धा ही श्रद्धा है। सत्य पर विश्वास, किसी के सत्य, वास्तविकता पर विश्वास, श्रेष्ठता का स्वीकार। यस यस। किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ होने के प्रति जो स्वीकृति है, उस स्वीकृति के आधार पर हम में श्रद्धा का भाव है। जो भाव है उसका नाम श्रद्धा है। श्रेष्ठता किसको बोलते हैं? श्रद्धा इज अ पॉजिटिव वर्ड, है ना? श्रद्धा क्या है? निष्ठा की निरंतरता। निष्ठा क्या चीज के लिए?
समझ को प्रमाणित करने के अर्थ में सारी निष्ठा है ना? वो निष्ठा की निरंतरता। हाँ सर ये श्रद्धा में दो पक्ष होते हैं, जिसके प्रति और जो कर रहा है। तो इसमें निष्ठा किसकी निष्ठा की बात हो रही है? जिसके ऊपर श्रद्धा की जा रही है उसकी, या जो कर रहा है श्रद्धा? जैसे हमने कहा कि श्रद्धा क्या चीज है? श्रेष्ठता की स्वीकृति, किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ होने की स्वीकृति मुझ में है। और ये श्रेष्ठता क्या चीज है? श्रेष्ठता उस सामने वाले व्यक्ति में है, क्योंकि मैं तो उसके लिए कर रहा हूँ। तो उसमें श्रेष्ठता क्या चीज है? कि उसकी निष्ठा की निरंतरता मुझको दिखाई देती है। निष्ठा क्या चीज है? कि समझ को प्रमाणित करने के अर्थ में सारी निष्ठा है ना? 4 आयाम में व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीता हुआ आदमी को देखते हैं तो उसके प्रति हमको श्रद्धा होता है। जीते हुए देखते हैं उसको, मर भी जाता है उसके प्रति। हाँ, फिर तो उसकी कंटिन्यू। अभी हम शरीर के मरने को मरना, आदमी का मरना मानते हैं। शरीर का मरना मानव का मरना नहीं है, इसलिए वो जीने के क्रम में एक घटना है। पर उसके विचारों के प्रति हमको जीने की श्रद्धा रहती है। जैसे शेक्सपियर है, गांधी जी है, वो अपनी बुक्स या अपना लेख के प्रति जिंदा है। वो श्रद्धा नहीं है, रिस्पेक्ट है। नहीं, क्यों? उसके बुक के आधार के सिद्धांत पर हम चल सकते हैं तो श्रद्धा है। एक मिनट। यदि वो जीने में प्रमाणित होता है तो उसकी निरंतरता है। जैसे कम्युनिज्म के मॉडल में उसकी अभी लेनिन की 25 क्विंटल की मूर्ति को रखने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा है। क्या झंझट हो गया? क्योंकि जो उससे हमको आशा थी वो आशा हमारी टूट गई, तो उसके प्रति जो श्रद्धा का भाव था वो खंडित हो गया। सिंपल एग्जांपल मेरी दृष्टि से, नॉट फॉर एवरीबडी, कर्मकांड वगैरह जो है वो अभी तो कोई सिखाता नहीं है। वो पुराने जमाने, उसकी श्रद्धा के आधार पे तो हम जीते हैं। उस पे भी श्रद्धा है कि चलो ये आस्था। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों हाँ जी, प्लीज संजय जी नमस्कार। हाँ जी। दो मानव खुद को सार्वभौम में प्रमाणित कर चुके हैं। मान लीजिए दोनों दिव्य मानव बन चुके हैं, तो इनकी एक दूसरे के प्रति श्रद्धा जैसा इंटरेक्शन कुछ होता है कि एक दिव्य मानव दूसरे दिव्य मानव के प्रति श्रद्धा रखता है या नहीं, या वहां भी ये चीज है? स्नेह, वो इक्वल लेवल पे हो जाता है। विचारों की साम्यता। चलिए अभी अपन जहाँ खड़े हैं वहीं पे रहते हैं। हाँ जी, प्रेम वो सारा रहता है। मैंने एक अभी आगे चल रहे हैं, आगे आएगा, बहुत सारी चीजें अभी आगे बची है ना। हाँ जी, प्रेम। हाँ जी, बोलिए। प्रेम की मैक्सिमम भावना, होए ज्यादा से ज्यादा, होए या तो कोई सिमिलैरिटी में व्यक्ति के हिसाब से, समाज के हिसाब से, निश्चित रूप से जब हम किसी की तरफ हमारी भावना व्यक्त करते हैं पॉजिटिवली, विश्वास है। जीना, स्वीकार, है ना, पूर्णता में भी है, समाज में भी है, एक दूसरे को मानो है ना। अभी ऐसा नहीं है, अभी ये शब्द हैं। हाँ, नहीं, मैंने कहा इनको मालूम होना चाहिए, क्या कहते हैं, ये हमारे वाला प्रेम नहीं है। ये very clear। प्रेम का संपूर्णता के साथ मैं अपने संबंध को पहचान पाता हूँ और संपूर्णता के साथ, है ना, एक रूप होता हूँ। इसका जो एक्सप्रेशन है, प्रेम का एक्सप्रेशन है अनन्यता। अनन्य का मतलब है ना अन्य, है ना, दूसरा या पराया
सभी मेरे अपने हैं, है ना। आई एम रिलेटेड टू एवरी वन एंड एवरी वन इज रिलेटेड टू मी, वी आर इन को एग्जिस्टेंस। प्रेम का जो एक्सप्रेशन है ये स्थापित मूल्य है, ये शिष्ट मूल्य है। मेरा ख्याल है मैं जिससे प्रेम कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही प्रतिरूप है, एकत्व भाव जिसको, है ना। यही मानव में दिव्यता है, यही मानव का चरम विकास है। हाँ जी, पीछे वाले, यही मानव का चरम विकास है। मानव में आचरण पूर्णता है, आचरण पूर्णता है, द कंप्लीटनेस इन ए ह्यूमन बीइंग, टोटलिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। हम लोग जिसको प्रेम बोलते हैं वो झेलना और झिलाना है। वो भी इंडिविजुअल मान्यता है, प्रेम मोह है, मोह। ना अन्य, एवरीवन। हाँ, मोह है। मैंने दूसरा कोई नहीं है, सभी मेरे अपने हैं। आई एम रिलेटेड टू एवरीवन। है? हाँ जी, हाँ जी। These are all thoughts which I want to put forth so that probably I'll find a way out हाँ out of the questions. हाँ The another important one area Haji, is please. the scientific and technological development. That I see it as a way of redemption for humankind. That is one part. The second part, I feel that the human psyche, because this network which is created by nature or by the biological evolutionary process, we got to look into this whole thing. Probably there could be some answer, some tips may be there for future societies to be built upon. And thirdly, the related one would be that genetics. I'm not clear about it because biology is not my subject, but I feel that genetics, like what we call prarabdha and what is going to happen, and the same kind of predictions probably as they are made in scientific domains, in physics or in any other such science, same way they could be made about society, because sociology already has become a science long ago. So if we use the methodology of scientific methodology, then can it not be done? And so man probably is having the weight of the burden of a prarabdha, whereby it will take lot of time, and there will be lot of suffering. Lot of models will be proposed, they will be put forth. It's like, unraveling the weather. Now, for weather, to understand what is weather, there have been proposed models. The latest model is a better model than the previous one, and so on. So, in this continuous journey, we go ahead, and one day, what transformation we visualize probably has to happen. Like Vivekananda himself has posed it, that what is the purpose of, as all of the people, I mean those who have followed this particular course, they have always posited such kind of goal. And then after that infinite journey, provided man does not do anything which is not controlled by Viveka and destroys himself, then Homo sapiens can be continued. So that Amaratva can be achieved only through this path probably. So we have to see the psychic disposition, that is constitution. Then I'm not saying Manovigyan as such, I'm going little beyond that. And then genetics, and also of course the dynamics of the social structure. And this way, if structural change takes place, I think that will be a natural adaptation by a
a future model of the latest. When this shirt is worn off, we just get rid of it. Only then, not till then. So probably there is some utility in a particular structure which exists here and now, and this here and now will be cast off, shed off by the time itself, that is by man, when there is this utility is worn out. And that is why in this utility itself, I think that there is a power of regeneration. So for a very, very long time, a particular structure continues. It perpetuates itself, but there will come a time, break point, maybe it will be transiting into a new model. These are only thoughts I have. I thought I should, after नटशेल में मैं listening एक to, लाइन में इतना ही कहूँगा listening to you, कि संपूर्ण को समझने वाला मानव है, सारी टेक्नोलॉजी को पैदा करने वाला मानव है ना। बायोलॉजिकली जो भी कुछ हो रहा है वो एक नेचुरल घटना है, उसमें मानव का कोई योगदान है नहीं, है ना। अब केवल इतना ही करना है, यदि मानव का अध्ययन संपन्न हो पाता है सार्वभौम विधि से, एंड थ्रू एजुकेशन हम मानवीयता को इम्पार्ट कर सकते हैं, है ना, तो सारी चीज़ें अपने आप, जो भी हेल्पिंग टूल्स हैं, है ना, वो अपने आप हमारे पास काफ़ी कुछ हेल्पिंग टूल्स हो ही गया है, कुछ कम है तो और आ जाएगा, लेकिन सेंटर पॉइंट ये है कि मानव उसकी टोटलिटी में हमको समझ में आता है, ये प्रैक्टिसेबल है, बाय एजुकेशन रेप्लिकेबल है। Evolutionary process, it can be hastened up, like what yogis say. पहले एक बार मानव को देख लेते हैं, मेरे लगता है ना। काफ़ी कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमारी केवल पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं। हाँ, है ना। उधर शायद कुछ इशारा है। देखिए, अब थोड़ा सा टाइम मेंटेन करेंगे। ठीक 15 मिनट में हम लोग वापस, आपकी सहमति हो तो मैं आऊँ, नहीं तो मैं फिर आधा घंटे में आऊँगा, है ना। तो ठीक 15 मिनट में हम लोग वापस लौटेंगे, है ना। 11:15 के पास हैं, क्या सफल होगा? सेकंड। और अभी हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं? संबोधन के आधार पर सफल है ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा कोशिश कर रहे हैं, और संबोधन भी योग्य तरीके से नहीं करते, क्योंकि संबंध स्पष्ट नहीं होता है। बेटा इनका पैर छुओ, अब अंदर से तो फीलिंग नहीं आ रहा है, तो मैं भी ऐसा कर, जेब में से कुछ निकालना हो ना, ऐसा दूसरे की जेब में हाथ डाल के ऐसा कर देते, हाथ नीचे तक जाते ही नहीं। तो एक माँ के 2 बच्चे हुए, हमने बताया कि बेटा तुम दोनों भाई भाई हो, क्या दिया? संबोधन दिया। संबंध को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। संबंध किस अर्थ में था या है? पूर्णता के अर्थ में संबंध है। पूर्णता ना हमको समझ में आई, हमको नहीं आई तो हम भी क्या बताते। शरीर 22 साल का हो गया, क्या हो गया? शादी के लायक हो गया, है ना। शादी कर, वो आखिरी 1 घंटे में बताता है कि ये पत्नी होती है, 7 जन्म होते हैं, एक दूसरे का साथ देना होता है। कभी कभी ऐसा लगता है सब्जी भाजी की तरह, 7 जन्म का कमिट करके एक तो निभा लेगा। उस समय में क्या उसकी मानसिकता है? तो सारा हमारा षोडश संस्कार कर्म कांड होके रह गया है, उसकी कोई गहराई, है ना, एक कंडीशनिंग है ना, एक कंडीशनिंग है। वाकई में शादी का मतलब हमको कहाँ पता है ना। तो इस सेंस में देखते हैं तो संबंध के आधार पर संबोधन सफल होता है, ये बात हमको समझ में आती है। अब यदि संबंध की बात देखें, विश्वास, सम्मान, स्नेह और कुछ भी, जहाँ ये मूल्य होंगे उसको मित्र कहा जाए, या मित्र बोलने से ये भाव पैदा हो जाएगा। है ना। जहाँ मूल्य हैं, इसलिए अभी भी सबसे टिकाऊ संबंध दोस्त है, मित्र है ना। क्योंकि मित्र संबंध अभी भी, चाहे हम सुविधा को ही मान के जी रहे हैं, शरीर को ही मान के जी रहे हैं, फिर भी वो हमारी अपनी चॉइस है, कहीं ना कहीं लाइक माइंडेडनेस के आधार पर, है ना। एक तो सारे संबंध पहले से ही तय है,
कौन हमारे माँ बाप होंगे ये तय है, भाई बहन चाचा ताऊ, है ना, सब तय है। केवल एक जगह हमको संबंध को चुनने का अधिकार होता है ना, पति पत्नी के रूप में, और वहाँ हम कैसे चुनते हैं वो हम सबको पता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, शरीर, शादी.com। हाँ, individually good, B is individually good, but the relationship is bad. ऐसा होता नहीं। They are not good. They are not good. Maybe they are not bad. No, no, because when you are identifying the relationship as a separate So entity, let us first of all let Good is a label. There is some Good is a label. उत्तर वहीं से आने दो, वो उत्तर उनको देने दीजिए। We know the perceptions of we people as teachers, and therefore we can also see. That is what exactly. गड़बड़ बहुत डिस्टर्बेंस। कोई नहीं, चलने दीजिए। एक बात की क्लैरिटी हो गई। अब विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, मिनिमम जहां इतना हो उसको क्या बोलेंगे? विश्वास, सम्मान, स्नेह, और भी हो सकता है ना। ये जो विश्वास सम्मान प्रेम ममता, विश्वास सम्मान प्रेम ममता वो निरंतर होता है, उसको वो निरंतर ही होता है, माँ में है? माँ के शब्द के साथ ये कॉमन ही है, ये सब बहुत सारा कॉमन ही है। जब ममता बोलने से वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो अभी लिख लीजिए, संबंध को पहचानने वाला कौन, संबंध को निभाने वाला कौन, ना निभने से सुखी दुखी होने वाला कौन। ठीक, इसका मतलब ये माँ पिता, ये माँ मेल है कि फीमेल है? ठीक, इसलिए एक स्त्री पिता हो ही सकती है, गुरु हो ही सकती है, एक पुरुष मेल माँ हो ही सकता है। मूल में ये भाव हैं, जिम्मेदारियां हैं। इसलिए स्त्रियों का माँ होने पे मोनोपोली नहीं है, पिताओं का भी गुरु होने पे नहीं। वो रेयर केस में मुझे मालूम है, we are talking only. इसलिए जन्म देना केवल शरीर के अर्थ में माँ बाप होना है। हम सभी लगभग ऐसे ही अधूरे माँ बाप हैं, है ना। बहुत सही कहा। हम सभी अधूरे माँ बाप, अधूरे पति पत्नियां, इसलिए अधूरी पीढ़ी को पैदा करते हैं। यदि पूरी की पूरी मानव जाति के सारे प्रयासों को इन जनरल समराइज करें तो क्या कहेंगे? नए शरीर पैदा होते रहें, पुराने शरीर बने रहें, इसके लिए प्रयास। यही इस क्रम में पॉपुलेशन बढ़ती रहे। ठीक, तो आदि काल में आदमी पत्थर मार के लड़ता था, अभी स्कड मिसाइल मारता है। इतना विकास हमने किया है ना।
क्वालिटेटिवली क्या विकास हुआ है, चाहना आदिकाल से रही है, चाहना आज भी है, और परिस्थितियां जैसी हैं सो सामने है। एक परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ मिलना मुश्किल है। एक परिवार, सारे धर्म, अध्यात्म और सारी विज्ञान समझ, सारी शिक्षा के बावजूद, तो ऐसा लगता है कि मानव जाति को एक नए सिरे से शुरू होना है। जो यात्रा हमने की है उसका सारा सम्मान करते हुए, है ना, वाकई में मानवीयता की यात्रा अभी शुरू होना है। सुविधा की यात्रा हमने पूरी कर ली है। कितनी सुविधा प्राप्त हो सकती है, कितनी सुविधाओं के साथ में रहा जा सकता है, उसके लिए जितना टेक्नोलॉजी चाहिए था और जो कुछ कमी है सो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन मानवीयता की यात्रा इस धरती पे शुरू होना ठीक से व्यवस्था के रूप में अभी शेष है। व्यक्तिगत प्रयासों के रूप में कुछ कुछ बात हुई है। यहाँ हम इस तरह से पूरे शो को देख पाते हैं। इसलिए इस यात्रा को शुरू करने के लिए ऐसा नहीं है प्रेम केवल पति पत्नी में ही है और ये वो वाले पति पत्नी नहीं है, है ना। यहाँ पे आता है कि ये पति पत्नी का अर्थ क्या है। ये शादी का प्रयोजन क्या है, शादी क्यों, शादी क्यों। आप आर्टिकल लिख लेना। आप हमारी एक बहन हैं, वैसे एडवोकेट हैं आप, और आप ये मैरिज के मामलों की काउंसलिंग पिछले 12 साल से करती हैं और काफ़ी सारा इनका एक्सपीरियंस है। हाँ जी, शादी क्यों, क्या लगता है अभी वर्तमान में हमारी शादी को लेके क्या समझ है? दो शरीरों का मिलन, लाइसेंस। संजय जी ने जो है अंतिम ज्ञान इस बारे में जो हमारे बीच में है उसको कह दिया है ना। देखिए, कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी कभी कल्पना करता हूँ, हम सभी ऐसे करते होंगे। आदिकाल में आदमी रहता होगा जंगल युग में, जैसे पशु हैं ऐसे आदमी भी रहता होगा। बच्चे हो ही जाते हैं। अब बच्चे होने से समस्या खड़ी हुई होगी, इसकी देखभाल कौन करेगा? भाई पशु के बच्चे तो फिर भी अपने आप संभल जाते हैं, आदमी के बच्चे तो संभालने पड़ेंगे। तो तय हुआ होगा कि भाई तय करो कौन किसका बच्चा किससे होगा, ताकि वो उसकी जिम्मेदारी लेगा। तो इस तरह से कोई शादी जैसा इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ होगा, है ना। भाई कंटिन्यूसली आदमी समस्याओं से उभरना चाह रहा है ना, और बेहतर और बेहतर और बेहतर, है ना। ऐसे ही लगातार मानव जाति के सुखी होने के प्रयास के क्रम में हम आज तक जहाँ तक पहुँचे हैं सो पहुँचे हैं। ऐसे सारे प्रयास करते करते पहुँचे हैं, है ना। तो अब इन सारी जगह में अब कहीं ना कहीं शादी को लेके अभी तक भी हमारा दृष्टिकोण वही है जो आदिकाल में था। इतना ही हुआ है कि पहले ज़मीन पे शादी करने की सोचते थे, अभी पनडुब्बी और एरोप्लेन में करने की सोचते हैं। बस बाकी दिल दिमाग वही है, मानसिकता कम ज़्यादा उतना ही है। अब क्या लगता है, पिछले 4 दिन की चर्चा के बाद अब क्या लगता है कि शादी का प्रयोजन क्या है? Journey towards completeness. जर्नी टूवर्ड्स कंप्लीटनेस, है ना। एक बात को हम देखें कि अभी यदि एक धरातल की परिस्थितियों को देखें कि जैसे ही आदमी 20-25 साल का होता है ना, जहाँ से उसका वास्तव में जिसको कहें एक सेल्फ डिसीजन के आधार पर जीना शुरू होता है। जब समझ में आए कि मैं एक जीवन हूँ, शरीर को चलाता हूँ, समाधानित होने के लिए चलाता हूँ, है ना, इसका नाम लाइफ है। अभी लाइफ किसको बोलते हैं? कोशिकाओं के सांस लेने को लाइफ बोलते हैं, है ना। कोशिका सांस कहाँ लेती हैं? शरीर में। इसलिए शरीर ही जीवन है ना। स्वयं को शरीर मानकर उसके बाद जो होना है सो होता है ना। बहुभोग, अतिभोग और सारी कल्पनाएं और सारी अव्यवस्था की जगह। तो अब ये समझ में आता है कि भाई है
उसका भी हो सकता है, कल साथ रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ कहना मुश्किल है ना। माँ बाप हैं, किसी उम्र के बाद हमारे साथ नहीं हैं। बहनें हैं, शादी होके चली गई। तो कौन व्यक्ति है जो सही अर्थों में समझने के प्रोसेस में कंटिन्यूअसली आपके साथ है? और पत्नी वो चीज़ है जहाँ आप चाह के भी कुछ छुपाना बहुत मुश्किल है ना। मैंने शुरू में कुछ कोशिशें की, फिर लगा कि इधर कुछ छुपाना ठीक नहीं है। छुप भी नहीं सकता है, छुप भी नहीं सकता है। पत्नी नाम की चीज वहां से भलभले के छक्के छूट जाते। एकदम लाल दिख रहा है, एकदम डेंजरस है। इनका शब्द प्रयोग भी गलत है, चीज नहीं है वो। अगर आप मानव बने तो वो चीज नहीं है, वास्तविकता है। चीज का मतलब रियलिटी है। अच्छा, यहाँ रियलिटी पकड़ने वस्तु शब्द वास्तविकता को इंगित करता है, इसलिए वस्तु का मतलब वास्तविकता है। वास्तविकता कैन बी फिजिकल और मेटाफिजिकल और समथिंग एल्स। हाँ जी, थोड़े हम लोग वर्तमान स्थिति का क्रिटिकल अप्रेजल कर रहे हैं, तो बहुत सारे लिमिटेशंस बोलते जा रहे हैं। थोड़ा एक अप्रिसिएशन छोटी चीज़ का, हम शादी में एक दूसरे को जीवन साथी भी बोलते हैं। किधर तो थोड़ा सा 0.01% है तो जीवन का साथी है। देखिए, इसको अप्रिशिएट करते हुए ही आज हम लोग टिके। मैं एक तो जैसे जब शिविर शुरू हुआ था तो बोले ये तो सब नेगेटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव भी कुछ है। उस सारे पॉजिटिव का सम्मान करते हुए, क्योंकि नेगेटिव पे हमारा ठीक से फोकस चला जाए और उसके लिए हमको कुछ ऑल्टरनेट दिख जाए। पॉजिटिव है इसलिए सारी बातें हो पा रही, वही तो वास्तविकता कुछ अलग है ना। तो वहाँ तो अपन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वीकार है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शुभ कामनाओं के रूप में, चाहनाओं के रूप में तो हम भरपूर हैं, और उन्हीं शुभकामनाओं चाहनाओं को पूरा करने की आशा में कहीं टिके भी हुए हैं। ये उन्हीं शुभकामनाओं का बल है ना, कि इसके पूरा होने की आशा सारी असफलताओं के बावजूद भी बनी रहती है। ये जीवन में अक्षय बल शक्ति का प्रमाण है कि सारी असफलता के बावजूद हम सफल होने की आशा को लगाए रहते हैं। तो पति पत्नी का संबंध सही अर्थ में इसको परिभाषित करें तो एक मन दो शरीर, एक मन दो शरीर। क्या मतलब? समझ में एक रूपता, लिखते जाइए फटाफट। और सम्मान, वो दोनों उनके हिसाब से, विचारों और जीवन के हिसाब से एक है, शरीर अलग है। समझ में एक रूपता, समझ में एक रूप है। लिखते जाइए, अपने भीतर जांचते जाइए। विचारों में परस्पर पूरकता, कार्यक्रम में परस्पर भागीदारी, कार्यक्रम में, और फल परिणाम में बराबर जिम्मेदारी। ये है एक मन दो शरीर। इसमें एक सवाल है कि आपने वहाँ पर प्रेम का रूप जो है
दिव्यता के अर्थ में ही संबंध है। हाँ जी, कि एक मानव जब परिवार में समृद्धि, समाज में हाँ जी, संतोष, प्लीज 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 गई साहब। डिफरेंट स्टेज आपने बताई है, परिवार में समृद्धि, समाज में संतोष, प्रकृति के साथ अस्तित्व जो भी है, उसके बाद ही एक मानव समाधानित होता है, देव और दिव्य मानव बनता है। ठीक है, तो जो शादी नहीं करता है मान लीजिए, वो परिवार में प्रमाणित नहीं हो सकता। समाधानित होने के लिए प्रमाणित होना एक शर्त रखी गई है। तो एक बैचलर आदमी इस दर्शन के अनुसार समाधानित हो सकता है कि नहीं, और कभी दिव्य मानव बन सकता है कि नहीं? प्लीज प्लीज प्लीज, अभी मैं हूं ना, प्रमाणित करने का चांस उसको नहीं मिलेगा। इसी अभी सुन तो लीजिए। कैसे करेगा? अरे हम तो अभी बैचलर है। हाँ जी, एक तो ये बात स्पष्ट होती है कि शादी करना सबके लिए एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है ना? ये एक पर्सनल डिसीजन है, आपको आवश्यकता है। आपके बिना संसार की पॉपुलेशन रुकी हुई है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सभी शादी नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो एक तो ये मुद्दा पूरा हो गया। दूसरा, शादी करने से ही परिवार होता है, ऐसा नहीं है। जो शादी नहीं करते हैं उनका परिवार सामान्यतः सामान्य परिवार से बड़ा होता है। वही बात है, फिलोसॉफिकल बेस पे यस, जिसने शादी नहीं की है उसका मतलब कि उसका अलग परिवार नहीं हो सकता है। संत महात्मा, उसका भी परिवार होता बड़ा है, परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, महान लोगों का भी अपना परिवार होता है। ठीक है, तो प्रमाणित होने की पर्याप्त संभावना है सबके साथ। गृहस्थ होना शर्त नहीं है। नहीं, मैं क्लियर टर्म्स में जानना चाहता हूँ, वो सब तो मुझे पता है। एक्चुअली अब तक परिवार को जिस अर्थ में हम ले रहे हैं, परिवार समाज, वो जनरल मीनिंग ही ले रहे हैं। ठीक है ना सर? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस दर्शन के अनुसार गृहस्थ होना कंपल्शन नहीं है ना? यही जानना चाहता हूं। नहीं है, बस वही पूछा, और कुछ नहीं। कोई कंपल्शन नहीं है, पर ये मानव की सहज है, सहज। Feeling that you can project, why you should have again a term called parivar? सोमैया, हाँ जी प्लीज, आप लोग समझ जाइए। आप लोग, ऐसा लग रहा है कि 40 प्रबोधक तो यहाँ कम से कम तैयार हो सकते हैं। सोमैया का दूसरा नाम है पकड़ना। और हाँ, तो अभी इसको पूरा कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, अभी वर्तमान स्थितियों को देखते हैं। हाँ जी, विचार में प्रश्न माइक पूर्णता doesn't mean एक का विचार नहीं। ना? हाँ जी, समझ में एक रूपता का अर्थ क्या है? समझ हम सबके लिए एक है ना? 4 अवस्थाएं, 4 अवस्थाओं में परस्पर पूरकता। समझ में एक रूपता होगा तो विचारों में परस्पर पूरकता होगा या नहीं? नेचुरल है, इट इज नेचुरल आउटकम। यदि विचारों में परस्पर पूरकता होगी तो कार्यक्रम में परस्पर भागीदारी एक नेचुरल आउटकम है, और कार्यक्रम में भागीदारी परस्पर होगी तो फल परिणाम में जिम्मेदारी बरोबर होगी। ठीक, वर्तमान स्थिति कैसी? समझ की जगह मान्यता, कंडीशनिंग। समझ सबकी अपनी अपनी होती है और देश काल परिस्थिति में बदलती भी रहती है ना? समझ की जगह में अलग अलग, विचारों की जगह में ठीक। कार्यक्रम में तुमको ऑफिस का मामले में इंटरफेयर नहीं करना है ना? और तुमको घर के बारे में कोई मतलब, हमको तो घर के बारे में पहले से ही मतलब नहीं है। मैडम किधर है? मैडम अभी याद हो रही है। इसको बोलते हैं शादी।
हाँ जी, फल परिणाम बहुत खतरनाक। दोनों के पास AK-47 है ना। उधर जरा सी गलती हुई, तुम तो सुनते ही नहीं हो, अपने ही चलाते हो, कभी सुने हो क्या? तुम्हारा खानदान ही ऐसा है। ठीक, ये यूनिवर्सल डायलॉग्स होते हैं, यूनिवर्सल, इसके लिए फलद्रुपता कहीं की नहीं होती है। एक शिविर में ऐसे ही बात चलती रही, एक महिला बोली, आपको हमारे घर की बात कैसे पता चली? तो मैंने कहा भाई घर घर की कहानी है। ठीक, हर घर में यही हाल है। तो फल परिणाम के हम दोनों एक दूसरे से इरिटेटेड हैं ही। जरा सी बात होती है, कभी कभी ऐसा लगता है बात तो इतनी बड़ी नहीं थी, इतना सारा गुस्सा होने की क्या जरूरत थी। तो वो अभी का लॉट नहीं, पुराना लॉट खाली हुआ है ना। तो जैसे ही भीतर में इरिटेशन, और मैंने एक चीज और, एक फिनोमेना आप लोग उसको देखेंगे, 40 तक आते आते महिलाएं एग्रेसिव होना शुरू हो जाती, 40-45 तक, है ना। क्योंकि वो झेलते है ना, अपने आप को रेजिस्ट करते करते, है ना। तो वो पशु मानव से राक्षस मानव होने की तरफ। और आदमी इतना ही जड़ होता जाता है, एक कान से निकाल के दूसरे कान से डाल के निकाल देता है, सेम वाइस वर्सा है। ठीक, तो अब साइकोलॉजी, हाँ जी प्लीज। अब क्या हो गया, एक तो उम्र का वो दौर है जब 18 साल की उम्र में हम जिंदगी के चौराहे में खड़े होते हैं कि मुझको किधर जाना है ना। और फिर एक दौर फिर आता है 40-45 के आसपास, जब बच्चे 12th करके अपना रास्ता चुन लेते हैं और ये फिर दोनों वापस अकेले बचते हैं, है ना। फिर ये वहीं वापस अकेले खड़े होते हैं। और अब तो क्या, अभी के पहले तो बहुत सारे सपने थे, शादी, बच्चे, मकान, साड़ी, दुकान, है ना। ये सारा कोर्स पूरा हो गया है, ये कोर्स अब पूरा हो गया है। इधर भी कितना सुख मिल सकता है, शादी, गृहस्थ, सब देख लिया है। और कुछ आगे कुछ हमको कोई संभावना दिखती नहीं है। इसके बाद का टाइम बहुत क्रिटिकल है। अभी भी पुरुष के लिए जॉब है, यदि महिला जॉब नहीं करती है, दोनों जॉब करते हैं तो फिर भी एक इन्वॉल्वमेंट है, शरीर भी कुछ ठीक ठाक है और बहुत सारा फैलाव है। 60 के बाद फिर एक खालीपन आता है, जब शरीर साथ नहीं देता है या जॉब से हम रिटायर हो जाते हैं, है ना। अब तो बिल्कुल ही खाली हो गया, क्योंकि अब तो कोई पूछने वाला भी नहीं है ना, और सारा मामला साफ हो गया। तो इस तरह से देखा जाए, हम जिंदगी में केवल सुखी होने की आशा के साथ जी रहे हैं। सुखी होने की आशा का प्रमाण के रूप में कुछ आ जाए, ऐसा नहीं है। केवल आशाओं के सहारे हम जिंदा हैं, है ना। तो इन सारी स्थितियों को देखते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं ये बात कि कुछ भारी, कोई बड़ी चीज मिसिंग है ना। जो सफल हो गए उनकी बात कर रहा हूँ, अभी असफलता की तो बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो इस सेंस में जब हम देखते हैं, है ना, मैंने वो कभी वैष्णो देवी गए हैं, एक बढ़िया फिनोमिना है। 14 किलोमीटर चढ़ के जाओ और जब दर्शन का समय आता है तो एक मिलिट्री वाला गर्दन पकड़ के बाहर निकाल देता है ना। तो बाहर निकल के आदमी सोचता मैं क्या देखने आया था। ये तो 12-14 मील का रास्ता ना, अमरनाथ स्वामी 40 किलोमीटर है। तो आप वहाँ पहुँचते हो तो पीछे से इतनी बुरी तरह से धक्का पड़ता कि बाहर कि कहाँ गया वो शिवलिंग और कहाँ गया, मतलब वो 40 किलोमीटर है। बढ़िया हो गया। अभी आगे सुनिए, हमारी जिंदगी भी वैष्णो देवी के दर्शन से कम नहीं है। बच्चा सांस लेना शुरू करे उसके पहले गर्दन पकड़ी PP1,
PP1 से सांस ले नहीं पाता है PP2, और 2, 3, 4, 5, 12th, और उसके बाद तो सांस घटते जाता है ना, 10, 12th। इसके पहले सांस ले कॉलेज, उसके पहले सांस ले जॉब और शादी, उसके बाद सांस लेने की आवश्यकता ही नहीं है ना। इसलिए एक गैप ईयर स्कूल का कॉन्सेप्ट काफ़ी डेवलप हो रहा है कि बच्चे 12th के बाद में गैप लें, 1 साल घूमें फिरें, सोचें कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है ना। इसी तरह का एक गैप ईयर स्कूल मसूरी सिद्ध सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिमालयाज़, एक पवन गुप्ता जी हैं, कल आपके बीच मौजूद होंगे। ये एक अच्छा संयोग बन रहा है। IIT दिल्ली के पास आउट हैं, फिर कुछ लगा शिक्षा विक्षा सब गड़बड़ है और हिमालय जाके कुछ साधना किया जाए। उन्हें साधना के दौरान विद्यालय शुरू किए और एजुकेशन पे पिछले 12-15 साल पे कुछ मौलिक काम करना शुरू किया, और अभी पिछले 5 साल से मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा, इस पे काफ़ी काम वहाँ पे हुआ है। वो कल हमारे बीच में मौजूद रहेंगे, दोनों पति पत्नी। तो इस तरह से एक पूरा गैप ईयर का कॉन्सेप्ट कि लगभग 15 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे या 18 साल से, उनके साथ में 1 साल का एक कोर्स उन्होंने डिज़ाइन किया है, जिसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, सेल्फ रिलायंट कोर्स होगा, उसकी अपनी जो भी एक लॉजिंग बोर्डिंग का जो भी खर्चा होगा, और उनके साथ में एक समझ को पूरा शेयरिंग किया जाए, कुछ स्किल्स के साथ शेयरिंग किया जाए, और 1 साल में वो सोच सकें कि हमको ज़िंदगी में किस दिशा में जाना है। गैप ईयर फॉर 15-20 मिनट्स? बिल्कुल, बड़ा यूजफुल रहेगा सभी के लिए। बिल्कुल करेक्ट। अभी तो अभ्युदय संस्थान का भी कोई परिचय ठीक से, या लोगों का भी कोई ठीक से परिचय नहीं हुआ है। पहले यही सोचना था कि एक बार आप लोगों से परिचय हो जाए, फिर बाकी का परिचय करें। अभी तो हमारा परिचय है आपसे। हाँ, अभी हो गया। जिसको भी मिलेंगे और जिसके भी विचार हम लेंगे और जिससे भी आनंद होगा, वो नेचुरली आपके थ्रू ही होने वाला है। तो वी आर थैंकफुल टू यू। हाँ जी, तो ये क्लियर हो गया। तो वर्तमान में पति पत्नी संबंध की हालत क्यों खराब है ना, और वास्तव में पति पत्नी संबंध का पर्पस क्या है ना। तो ये एक हमारी क्लैरिटी बनती है कि ये जागृति के अर्थ में, पूर्णता के अर्थ में 2 यात्री हैं। इस अर्थ में पति पत्नी संबंध का होना है ना, पूर्णता के अर्थ में 2 यात्री। वाकई में पति पत्नी को 2 मित्र होके जीने की जरूरत है, 2 दोस्त होके जीने की जरूरत है, जो एक दूसरे के विकास में सहयोगी हो। ठीक। एक पॉइंट आपने कि एक्चुअली मोह के जाल में हम सारी उम्र फंसे रहते हैं, बट इन रियलिटी हम अपना सारा फ्यूचर एक अननोन के साथ कमिट करते हैं मैक्सिमम टाइम। आप ये थोड़ा सा इस ब्लड रिलेशंस एंड ये जो हाँ, मैंने अभी हाँ, अभी एक हमारी बड़ी दीवार है कि जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं उनको हम अपना मानते हैं, है ना। और शादी हमारी किससे होती है? जो हमारे ब्लड रिलेशन में रहता है कि उसके बाहर रहता है? गोत्र में भी नहीं हो, हमारी शादी गोत्र के बाहर होती है ना। तो जो गोत्र के बाहर का व्यक्ति है वो इतना अपना हो जाता है कि अपनों से भी ज़्यादा अपना हो जाता है। और अभी भी हम कितनी भी ब्लड रिलेशन की बात करें, हम जिससे हमारे विचार मिलते हैं हम उसके साथ ठीक से जी पाते हैं, चाहे घर का है चाहे बाहर का है ना। तो ये क्लियर अभी भी समझ में आता है कि संबंध तो मैं का ही मैं से है। तो ये सारे रिश्ते नाते, सारा ये पारिवारिक संबंध, सारे ये संबोधन, तो यदि उस सेंस में देखा जाए तो ज़्यादा इस अर्थ में है कि ये शरीर बनने की प्रक्रिया का एक आधार है ना। अदरवाइज तो मैं और सभी मैं वही रिलेशन एक दूसरे के साथ है ना। भाई आपके परिवार में जो मैं एक शरीर को चला रहा है ना,
ये उसी अनंत मैं से कोई एक मैं है ना। तो इस सेंस में मैं के साथ में रिलेशन, आप चाहो कि नहीं मेरे बच्चे को ही ज्ञान दूंगा, ये वैसे भी संभव नहीं है ना। तो जो समझ पाएगा वो खुद ही अपने लिए रास्ता बना लेता है। बहुत संभव है कि अपना बच्चा उसको कितना लेगा कि नहीं लेगा, जिसकी पात्रता होगी वो ही ले पाता है। इसमें कोई, तो ये सारी बातें हमको इस तरह से क्लियर होती हैं। इस सेंस में पति पत्नी संबंध परिभाषित होता है। और वैसे भी पति पत्नी संबंध को हम यदि शरीर के अर्थ में देखें तो बहुत मिनिमम टाइम उधर है, बाकी सारा टाइम ये दोनों मित्र के रूप में, साथी सहयोगी के रूप में, एक दूसरे के लिए सलाहकार की भूमिका में, एक दूसरे के लिए कभी माँ और पिता की भूमिका में, सारे संबंधों को पति पत्नी संबंध में, है ना, हम जीते ही हैं किन्हीं क्षणों में भाव रूप में अभी भी, है ना। हाँ, उसका धरातल शरीर सापेक्ष है, इसलिए वो अधूरापन उसमें मौजूद है। बढ़िया। फाइनली परिवार का स्वरूप। इतनी चर्चा के बाद अब हम एक परिवार के स्वरूप पे बात कर सकते हैं कि परिवार का डिज़ाइन कैसा होगा। एक नेचुरल डिज़ाइन क्या हो गया, नेचुरल ह्यूमन बीइंग समझ में आता है तो एक नेचुरल परिवार स्वयं स्फूर्त निकलता है। नेचुरल परिवार से नेचुरल सोसाइटी, नेचुरल सोसाइटी से नेचुरल ऑर्डर। बेसिस हुआ परिवार। तो क्या मतलब परिवार का, रहने वाले, जहां पार लग जाए उसका नाम परिवार, है ना। पार लगने का मतलब है जीवन में समाधान समृद्धि पूर्वक जी सके तो पार लग गए, है ना। समाधान समृद्धि पूर्वक जी सके तो पार लग गए। तो जहां पार लग जाए उसका नाम परिवार। तो परिवार का क्या मतलब हुआ, जहां परिवार के सारे प्रौढ़ समझदार हैं वो परिवार है। बाकी को क्या कहेंगे, बाकी कुछ लोगों का समूह है जो एक छत के नीचे रहता है। है हाँ। इंग्लिश में बोल दे। स्मॉल वर्ड हमको सिखाते, होम एंड हाउस। जो दीवारों से बना है वो हाउस है, और जहाँ पे एक दूसरों की भावनाओं को समझ के समझदारी से रहते हैं उसको होम है। ठीक। हाँ, तो इस बात को जो बिल्डर्स हैं वो लोग लिखते हैं, हम मकान नहीं घर बनाते हैं, बनाते मकान ही। उसका खुद का घर नहीं है बेचारे। हाँ जी, तो ऐसा परिवार कैसे होगा, इसका मतलब परिवार जो है मूल्यों की शिक्षण स्थली है, शिक्षण केंद्र है। परिवार मूल्यों का शिक्षण केंद्र है जहां आचरण शिविर चलता है। कैसा शिविर चलता है, आचरण से ही। परिवार में भाषण नहीं चलता है, वहां आचरण ही चलता है। कैसे होगा, कैसे होगा, जहां आचरण शिविर हो, है ना। जो हम जीते हैं
उसको बहुत समझाना नहीं, बोलना नहीं पड़ता। जो हम बोलते हैं वो सामने वाले के आचरण में आता नहीं। इसलिए आचरण ही प्रभावी है। अब यदि देखें, माता पिता, इनके 2 बच्चे, इनका शादी हो गया, इनके 2 बच्चे, ठीक। इन बच्चों को आपस में भाई बहन के रूप में कैसे जीना है या भाई भाई के रूप में कैसे जीना है, इनके लिए इनके पापा और चाचा लोग आपस में कैसे जीते हैं या इनके पापा अपनी बहनों के साथ कैसे जीते हैं, ये एक मॉडल, लाइव मॉडल है ना, जो आचरण के रूप में दिखता है। ये अपने माँ बाप के साथ कैसे जिएं, तो इनके माँ बाप अपने माँ बाप के साथ में कैसे जीते हैं, है ना, ये एक मॉडल है ना। अभी तो कुछ भी मॉडल नहीं है ना, थोड़ा सा कहीं बुरा हो रहा है, कहीं थोड़ा सा बुरा नहीं हो रहा है, पूर्णता तो मिसिंग है। ये शादी करके कैसे जिएंगे, इनके माँ बाप आपस में कैसे जीते हैं, ये फैमिली इंस्टीट्यूशन का बेस, उसका सेंटर कैसा काम करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं और वो बोलते हैं कि हमको शादी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बोले हमारे पेरेंट्स में इतना क्लेश है, इसी का नाम शादी है ना, तो ये शादी हमको नहीं चाहिए। ऐसे और दुनिया भर की बहुत सारी बातें हैं। तो एक बात ये समझ में आती है कि बच्चों के लिए विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, है ना, ये सभी मूल्य का जीता जागता मॉडल उसका अपना ही परिवार है, जहाँ उसको डायरेक्टली आदमी जीता हुआ दिखता है। इससे क्या समझ में आता है? दूसरी, ये बच्चों में तीव्र जिज्ञासा है। और ये बुजुर्ग जो है ना, ये अब बुजुर्ग हो गए हैं, ये प्रौढ़ हैं और ये बच्चे हैं। ये शारीरिक रूप से फिजिकली अब उतना मजबूत नहीं है ना। अभी की क्या स्थिति है बूढ़े लोगों की? अभी समाज में बूढ़े लोगों की स्थिति, दे आर मोस्ट नेग्लेक्टेड पीपल, है ना, है ना। और किसी आदमी का बुढ़ापा बहुत खराब गुजरे, है ना, क्योंकि वहीं उसको सबसे अधिक अकेलापन और जो भी सारी बातें, और किसी आदमी की यात्रा का अंतिम पड़ाव खराब गुजरे, उससे उसकी आगे की यात्रा किस कदर प्रभावित होती है, इसके ऊपर भी हमारा कोई गहरा, इसलिए हमारे बीच में जो बूढ़ों की सेवा करने के पीछे काफ़ी जोर है, उसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं। क्योंकि यदि अंतिम सांस आदमी का उपेक्षित महसूस करते हुए गुजरता है ना, यदि कोई व्यक्ति नेग्लेक्टेड फील करते हुए शरीर को छोड़ता है, आप कल्पना कीजिए कि हम एक शहर को छोड़ते हैं और कोई हमसे मिलने ना आए, कोई हमको सी ऑफ करने ना आए, हम हमेशा के लिए एक शहर को छोड़ रहे हैं, कैसा लगता होगा? आगे की यात्रा के लिए उत्साह कैसा रहता होगा? आप एक शहर को छोड़ते हैं, 100 लोग आपके सम्मान में कुछ कार्यक्रम आयोजित करते हैं, आपने जो अभी तक अच्छा किया है उसको अप्रिशिएट करते हैं, आगे की यात्रा के लिए कुछ भी दिक्कत आने से हम आपके साथ हैं बताते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं, तो आगे की यात्रा के लिए हमारा उत्साह कैसा होगा? ठीक। तो देश में या विश्व में वृद्धाश्रमों का खुलना वृद्धों की समस्या का समाधान है या ये समाज की समस्याओं का एक प्रतिरूप है?
ठीक हो गया। लेकिन यदि मैं शरीर मान के जीता हूं तो जॉइंट फैमिली जैसा नर्क भी कहीं नहीं, क्योंकि एक आदमी समस्याओं से ग्रस्त होना, और जितनी संख्या बढ़ती जाती है उतना डायनेमिक्स उलझते जाता है ना। तो इसलिए जॉइंट फैमिलीज का टूटना एक इस क्रम में हमको समझ में आता है कि क्या स्थिति बन रही है। और इसमें एक और बड़ी बुरी है कि माइक older generation, since they married early, the children were born early, so the gap between the Buzurg and the Prod has reduced. He is 90 and the son is 75 or 70. So the 70 wala is as old, probably more older sometimes. Because of the environment pollution, the things that we are talking. And the 90 wala is probably better because उसने किसी ज़माने में हम लोग बोलते हैं नॉर्थ में घी खाया है. So that gap is so small that both are almost in the same situation, but still are not able to live with each other because of the so-called generation gap, thought gap, whatever else. तो क्या जनरेशन गैप है? हमारी मान्यताएं अलग हैं, हमारी पीढ़ी की मान्यताएं अलग है ना। यदि दोनों के पास समझ होगी, जैसे बाबा के साथ हमको कोई जनरेशन हो, हमसे लेटेस्ट लगते हैं, हम जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो उससे आगे की बात करते हैं, हम एक मित्र के रूप में जीने की बात करते हैं, वो हमसे ज़्यादा मित्र हैं, है ना। किसी भी पॉइंट पे श्रम के मामले में, समझ के मामले में, ज्ञान के माने हमको लगता है कि हम कितनी भी मेहनत करें, कभी कभी जैसा वो जिस मजबूती के साथ, है ना, इस उम्र में जितना श्रम और जितने निष्ठा, उसको देख के लगातार हम प्रेरणा पाते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है ना। कोई भी व्यक्ति यदि समझ के साथ, उस तरह से समझ के साथ संपन्न है ना, तो ये सारा जनरेशन गैप क्या चीज है अब समझ में आता है कि ये अलग अलग समय की मान्यताओं को हम ढो रहे हैं। यदि मानव परंपरा में समझ उपलब्ध होगी तो क्या जनरेशन गैप होगा? जैसे अभी जब बच्चा 5th क्लास में आता है तो मदर अब इंग्लिश मीडियम है, उसको नहीं पढ़ा पाती है, ठीक। बच्चा को, माँ को भी लगता है कि मैं अयोग्य हूँ, बच्चे को भी लगता है कि मेरी माँ अयोग्य है। कंप्यूटर सीखना शुरू करता है तो माँ को कंप्यूटर भी नहीं आता है। कंप्यूटर और इंग्लिश ना जानने के आधार पर माँ में भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और बच्चे को भी लगता है कि मेरी माँ अयोग्य है, केवल खाना बनाने के लायक है, ठीक। इन सारी स्थिति, अब क्या हो गया, कंप्यूटर का आना और इंग्लिश का आना ही ज्ञान है। उसके आगे MTV आ गया। हाँ, MTV और बहुत सारा जो भी कुछ है ना, ठीक। अब चूंकि हमको ये हमारा स्वयं के प्रति विश्वास हमारे नाम की चीज़ तो है नहीं, हमारे पास ईगोज हैं, रिलेटिव कॉन्फिडेंस है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते जाता है। तो हर पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के सामने पुरानी होने ही वाली है। यदि हमारे बीच में समझ है, स्वयं के प्रति विश्वास वाला मामला है, तो हमको समझ में आता है कि मानव का मानव के साथ में जीना ये एक शाश्वत मामला है। ये समझ कभी परिवर्तन होने वाली नहीं है। टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहती हैं। यदि स्वयं में विश्वास है तो टेक्नोलॉजी हम पे हावी नहीं होती है। हमारे विश्वास में कमी के कारण ही कोई गाड़ी हम पे हावी होती है, कोई साड़ी हम पे हावी होती है ना। फिर ये जनरेशन गैप नहीं होगा। एक बात तो ये समझ में आती है। और अभी ये बुजुर्ग भी कम इंटरफेयर नहीं करते हैं, है ना। ईगो, मेरे अनुसार ही पूरा घर चलना चाहिए। सास अपनी पॉलिटिक्स चलाती हैं, बहुओं में बंटवारा रहे ताकि इनके ऊपर मेरी सत्ता चलती रहे, है ना। आदमी डरा हुआ है, डरा हुआ आदमी ये सब काम करेगा। तो अब ये क्लियर होता है कि यदि ये बुजुर्ग समझदार हैं, है ना, तो धरती का सबसे इंटरेस्टिंग काम आदमी बनना और आदमी बनाना है।
धरती का सबसे गरिमामय काम, सबसे महत्वपूर्ण काम आदमी बनना, आदमी बनाना, आदमी बनाने में सहयोगी होना, है ना। इसलिए शिक्षक धरती का सबसे बड़ा आदमी है, क्योंकि वो डायरेक्टली आदमी के साथ काम करता है। एक इंजीनियर मशीन के साथ काम करता है, एक डॉक्टर आदमी के शरीर के साथ काम करता है, एक पौधे वाला आदमी प्लांट्स के साथ में, पशु के साथ में। केवल शिक्षक वो आदमी है जो पूरे आदमी के साथ काम करता है। बात तो कर ही सकते हैं, अब बात भी करने के लायक नहीं है तो उनको सेवा ही चाहिए, फिर तो इस पीढ़ी की समझदारी काम करेगी कि उनको सेवा उपलब्ध हो। तो यदि इन्होंने अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया है ना, यदि इन्होंने अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया है तो इनको सेवा प्राप्त होगी। हमने जिंदगी भर तो अपने बच्चों के अलावा किसी को अपना माना नहीं है, सुविधा के अलावा कुछ सोचा नहीं है। बुढ़ापे में कौन आपके पास आने वाला है और क्यों आना चाहिए? नौकर लगाओ, अपनी सेवा कराओ, है ना। हम अपनी उपयोगिता को, हमको हमारी उपयोगिता सिद्ध हो, इस सेंस में मैंने बिजनौर में एक शिविर किया रिटायर्ड लोगों के साथ, बिजनौर वेस्टर्न यूपी। उन्होंने बताया कि हमारा शेड्यूल है कि हम सुबह उठते हैं, लंबा सा घूमने जाते हैं और वहाँ कुछ हमारे पुराने मित्र हैं, उनके साथ बैठ के खूब देर बात करते हैं, घड़ी देख देख के टाइम पास करना पड़ता है, और फिर घर आके नाश्ता करके 2 घंटा अखबार पढ़ते हैं ताकि दोपहर किसी तरह से हो जाए, और खाना खा के फिर लंबा सा सोते हैं ताकि शाम हो जाए, है ना। जनरल यही होता है कि दे आर पासिंग देयर टाइम दिस वे, है ना। मौत का इंतजार करते हैं, नहीं है मर्डर, समय का मर्डर नहीं, पर उसके पास देयर इज नो अपने। हाँ, अब लंदन के बारे में एक न्यूज़ हमने पेपर में पढ़ी कि लोग गुजर जाते हैं और 3 दिन बाद उनका पता चलता है जब 2-2 रंडा उनके घर के सामने इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। क्या हो गया? अधिकांश लोग अकेले, लंदन की न्यूज़ बनती है ना, बॉम्बे की न्यूज़ बनती नहीं है। तो क्या हो गया? सर्वे किया तो पता चला एक बुजुर्ग आदमी, एक जवान आदमी दिन में 20 लोगों से मिलता है, और एक बुजुर्ग आदमी 3 दिन में एक आदमी से मिलता है। सॉल्यूशन, गवर्नमेंट पेड वर्कर्स को रखे जो रोज जाके इनसे मिलेंगे। मरे हैं कि नहीं मरे हैं ये देखने के लिए। तो क्या ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं, है ना। सारी जिंदगी आदमी मेहनत करे और अकेले अपनी मौत का इंतजार करे, ये कैसी जिंदगी है ना। तो हम सबका बुढ़ापा ठीक हो, हम सब भी होने वाले हैं ना। हाँ, आदमी जवान रहता है, उसको लगता है मैं तो कभी बूढ़ा होऊंगा नहीं, ये कुछ दूसरे की बात हो रही है। तो हम सबका बुढ़ापा ठीक हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम मानव बने और मानवीय परंपरा को धरती पे साकार करें। ये हमारी मजबूरी है। हाँ, अच्छे से पैकिंग देंगे तो समझदारी। तो इस अर्थ में बुजुर्गों की, वो बुजुर्ग इतने खुश हुए कि ये तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत सार्थक काम हमको मिला है, और अब ऐसा लगता है कि कुछ हम भी कुछ जी लेंगे, है ना। तो ये बुजुर्ग इन बच्चों की जिज्ञासा को तृप्त करें। ये ऐसे भी एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार बच्चे पैदा हुए हैं, ये सारा एक्सपीरियंस इधर ही है ना। तो इनका ज़्यादा रोल व्यवस्था में भागीदारी, उत्पादन में भागीदारी, साथ में परिवार की बात है ही इस तरह से। और एक पवन जी काफ़ी इस तरह के सर्वे उन्होंने करवाए हैं। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सर्वे बताया कि बच्चे माँ बाप से बहुत कम सीखते हैं, अपने दादा दादी से अधिक सीखते हैं। क्योंकि माँ बाप तो केवल ये करना है, ये नहीं करना है, तो उसके बीच में समझने समझाने का पुल टूट चुका होता है। वो तो केवल एक्सपेक्टेशन भी माँ बाप बहुत ज़्यादा एक दूसरा फिनोमेनन, समझने समझाने का काम बहुत सहज। आदमी आपको बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, अपना समझता है, तब वो फिर उस तरह की कोई कम्युनिकेशन हो सकती है। तो वाकई में ये पीढ़ी का जीवन भी सार्थक हो, हम सबका जीवन सार्थक हो, ये बच्चे आने वाले समय में एक बेहतर स्थिति में आ सकें,
तो इन सारी चर्चाओं से समझ में आता है कि 3 पीढ़ियां और 10 लोग एक सही परिवार का स्वरूप है। 10 का मतलब ये नहीं है कि 11वां हो जाएगा तो बाहर निकाल देंगे और 1 कम रह जाएगा तो गोद ले आएंगे। 6 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है ना। पर 3 पीढ़ियां, 10 लोग, एक परिवार का सही स्वरूप है। इस स्वरूप के प्रैक्टिसेबल होने में आपको क्या दिक्कत नजर आती है? माइक आपके पास। जैसे बॉम्बे जैसी सिटी में स्पेस प्रॉब्लम मेन है, फीलिंग्स तो बाद में आता है, पहले तो स्पेस का ही प्रॉब्लम है। कितना भी बड़ा स्पेस हो, कितना भी बड़ा एरिया, ऐसे भी करोड़पति फैमिलीज है जो कि 3 पीढ़ियां घर में साथ रहने पर भी उत्तर दक्षिण मुंह करके जीते हैं। कितना भी बड़ा बंगला हो, वो तो समझदारी से सॉल्व होगा। हाँ, नहीं, वो समझदारी से सोल्व हो सकते हैं क्या? लंबे टाइम तक ये होता नहीं है। ये पीढ़ी नहीं होगा, अगली में सॉल्व होगा। मानवीय शिक्षा से कम में हम कोई बहुत बड़े रिजल्ट की आशा ना करें, है ना। तो अभी टाइम का मामला नहीं है कि 10 साल में होगा कि 50 में होगा। हजारों साल की समस्याओं के बारे जब हम बात करते हैं, है ना, तो फिर 5-10 साल 100 साल उसमें कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। मैं कहता हूँ 100 साल में भी होता हो तो बहुत क्षण भर है ना। अब हमको साल का प्रॉब्लम नहीं है, पोटेंशियल है कि नहीं है एक बात, है ना, प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है दूसरी बात। सोम जी, एक चीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कि डी कह सकते हो लिंक इट विद कल्चर्स, क्योंकि क्या है कि द सेम 3 जनरेशन लिंकेजेस हैव बीन अचीव्ड इन अदर सिस्टम्स, लाइक इजरायली किबुत्ज सिस्टम है जो, जहाँ बुजुर्ग डजंट मीन बॉडी रिलेशन, could be any बुजुर्ग. So when people are staying in cities and whatnot, so the same sort of structure can be formed with other people, not necessarily, क्योंकि currently a lot of families are only one child families. So वो जो जैसे वो पूरा आप कह रहे हो वो उसका स्वरूप निकलेगा नहीं. So I think it is important for people to understand कि this has a much wider implication. तो एक इसमें जो प्रैक्टिकल परेशानी लोग रखते हैं, भाई आपने एजुकेशन पूरा किया, आपके जॉब में चले गए, अब वहाँ आप कहाँ अपने भाई और पेरेंट्स और सबको साथ में लाएंगे? कभी कभी प्रैक्टिसेबल नहीं है, तो आप तो अकेले ही हैं, कहाँ आपके पास ये 3 पीढ़ियाँ आएंगी, है ना। तो इसके लिए जो आप बात कह रहे हैं, तो अब आप जिस भी मोहल्ले में रहते हैं वहाँ बुजुर्ग हैं ही, वहाँ प्रौढ़ हैं ही, वहाँ बच्चे हैं ही, है ना। तो जितना जितना समझ का फैलाव होगा उतना उतना चीज़ें हैंडल होने लगेंगी। पर उनके साथ वो संबंध तो नहीं बन सकते।